Bismillahirrahmanirrahim. Dear CSS, PMS and other competitive exam aspirant, हमने पिछले टॉपिक में हमारे पिछले लेक्चर में हमने सबसे पहले लेक्चर में ऐसे के स्ट्रक्चर पे गुफ्तगू की कि हाउ टू राइट द ऐसे। इसके बाद सेकंड पे द मोस्ट कॉम्प्लेक्स, द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड, हाउ टू क्रैक द टॉपिक, कि टॉपिक को कंप्रीहेंड आपने कैसे करना है। कॉलन आ जाए तो उसका क्या मतलब है, सिमिलो कॉलन आ जाए तो उसका क्या मतलब है, एंड पे क्वेश्चन मार्क आ जाए तो उसका मतलब क्या है, और एंड पे साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन आ जाए तो इसका क्या मतलब है। आज जो हम गुफ्तगू करेंगे वो हम टाइम मैनेजमेंट पे गुफ्तगू करेंगे। कैसे जो होता है वो 3 घंटे का पेपर होता है। दुनिया में कोई भी जो भी प्रोडक्टिव वर्क है ना, दुनिया का कोई भी प्रोडक्टिव वर्क जो है, तमाम प्रोडक्टिव वर्क्स के लिए प्रॉपर प्लानिंग करनी पड़ती है। आप ये 23 मार्च को देखें, 14 अगस्त को देखें कि एक महीना पहले रिहर्सल्स होती हैं। CSS में ऐसे का पेपर जो है वो 3 घंटे का पेपर है, और अगर मैं इसको डिवाइड करूं तो ये 1 घंटा 80 मिनट्स में हम इसकी डिवीजन करते हैं। हम फर्दर इसको जब डिवाइड करते हैं तो सबसे पहली बात यह है कि सिलेक्शन ऑफ टॉपिक 5 मिनट आप लगाएंगे। प्री राइटिंग स्टेज जिसमें आप ब्रेनस्टॉर्मिंग भी करेंगे और आप अपनी आउटलाइन भी बनाएंगे, उस पर आप 45 से 50 मिनट्स लगाएंगे। जब आप अपने एसे लिखेंगे आप 1 घंटा 55 मिनट लगाएंगे। और मेरी अब तमाम लोगों को ये एडवाइस है कि कभी भी उस वक्त तक पेपर ना करते रहना कि एग्जामिनर को आपसे पेपर जबरदस्ती छीनना पड़े। आप हर सूरत में 10 से 15 मिनट पहले अपना पेपर ख़त्म करें और ज़रूर अपने पेपर को रिवाइज करना है, क्योंकि जब इंसान लिख रहा होता है तो इंसान का फोकस जो होता है वो सोचने पे होता है। आप ओवर राइटिंग भी करते हैं, आप कटिंग भी करते हैं, तो इससे बचने का सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है कि आपने इसको रिवाइज करना है। और आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि 15 मिनट में पूरा ऐसे रिवाइज नहीं होगा। हम इसके उन पोर्शंस को रिवाइज करेंगे जो पोर्शंस आपका एग्जामिनर हर सूरत में पढ़ेगा, और 15 मिनट्स आपने इस पे लगाने हैं। हम सबसे पहली बात करते हैं सिलेक्शन ऑफ टॉपिक्स पे। मेरी आप सबको सजेशन ये है कि रीड ऑल द टॉपिक केयरफुली। होता ये है कि आप पहला टॉपिक पसंद आ जाता है, लिखना शुरू कर लेते हैं, और थोड़ी देर बाद में पता चलता है कि नहीं यार, ये तो बड़ा मुश्किल टॉपिक है, इसी से आसान तो एक और टॉपिक एंड पे आया हुआ है। उस वक्त आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होती। सो तमाम के तमाम टॉपिक को गौर से पढ़ें, और अगर किसी टॉपिक के एक सिंगल वर्ड पे 1% भी डाउट है ना कि ये मतलब नहीं है, ये मतलब हो सकता है, उस टॉपिक को ना करें। पिछले 3 साल पहले एक टॉपिक आया था, डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान, होप एंड हर्डल्स। बहुत से लोग फेल हुए थे क्योंकि उन्होंने होप्स को सोल्यूशन समझा था। होप्स और चीज़ है, सोल्यूशन और चीज़ है। होप उम्मीद को कहते हैं, फ्यूचर को कहते हैं, सोल्यूशन हल को कहते हैं। सो तमाम के तमाम टॉपिक को गौर से पढ़ें, देन आप अंडरस्टैंडिंग ऑफ टॉपिक पे जाएं। इस पर अभी हम एक लेक्चर दे चुके हैं, वो आप हमारा लेक्चर्स में बड़ा डिटेल लेक्चर है, आप उसको देखें कि कॉलन का क्या मतलब है, सेमी कॉलन का क्या मतलब है। एंड आ जाए तो एंड से पहले वाला फोकस क्या होगा और एंड के बाद वाली चीज़ें क्या होंगी, कितना पोर्शन किस चीज़ पे देंगे, एंड वाले पहले पोर्शन पे कितना फोकस होगा, एंड के बाद वाले पोर्शन पे कितना फोकस होगा। फिर आप ज़रूर देखें प्रिपेयर्ड स्ट्रक्चर। जब आपने टॉपिक को कंप्लीटली अंडरस्टैंड कर लिया, आप समझें 10 टॉपिक है ना, 5 की वैसे ही आपको समझ नहीं आनी। पिछले साल एक टॉपिक आया था ब्यूरोक्रेटिक डलड्रम, 4 साल पहले आया ऐसा है बॉयज़ विल बी बॉयज़। तो अगर आप एक अच्छे स्टूडेंट हैं, अगर आपकी एक अच्छी तैयारी है, तो हाफ समझ आएंगे, हाफ नहीं समझ आएंगे। अब उन हाफ को फर्दर नैरो डाउन करो,
कि इनमें से कौन से टॉपिक हैं जो आपने ऑलरेडी तैयार की हुई हैं। मेरे पास अगर आपने लिखे हैं, किसी और टीचर के साथ लिखे हैं, किसी अपने फेलो को दिखाए हैं, तो शायद आपके पास 3 टॉपिक बचेंगे। फिर इन 3 में फर्दर देखें कि किसकी इंफॉर्मेशन आपके पास ज़्यादा है, किसकी इंफॉर्मेशन आपके पास कम है, तो शायद 2 टॉपिक बचेंगे। एंड पे आप ज़रूर अपनी एकेडमिक क्वालिफिकेशन और इंटरेस्ट को देखें। फॉर एग्जांपल 2 टॉपिक आपको बिल्कुल एक जैसे आते हैं, एक हायर एजुकेशन एल्स एंड रेमेडीज़ है और दूसरा ग्लोबल वार्मिंग काजेज एंड रेमेडीज़ है। तो अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं तो आपको ग्लोबल वार्मिंग वाला करना चाहिए, और अगर आर्ट्स के स्टूडेंट हैं तो आपको हायर एजुकेशन वाला करना चाहिए, क्योंकि आर्ट्स के स्टूडेंट जब साइंस वाला टॉपिक करते हैं तो जितने भी गैसेस के नाम हैं, इनके फार्मूलाज हैं, अक्सर हम वो भी गलती कर बैठते हैं। अब आपने टॉपिक सेलेक्ट कर लिया है, टॉपिक जब आपने सेलेक्ट कर लिया है ना, आप समझें आपके 5 मिनट हो चुके होंगे। अब नेक्स्ट स्टेज पे जाएंगे और हम इसको प्री राइटिंग स्टेज बोलते हैं, जिसको आप ब्रेनस्टॉर्मिंग भी बोलते हैं। यू विल गो टू द लास्ट पेज, आप आखिरी पेज पे जाएंगे और ये जो आखिरी पेज होगा ना आपका, आप इसको ऊपर रफ वर्क लिखेंगे। और यहाँ पे आपने 2 चीज़ों का ख्याल करना है। पहली चीज़ ये है कि नेवर बी क्रिटिकल। अगर आप पहले ही क्रिटिकल हो गए ना, तो वो जो कहते हैं ना आमद होना कम हो जाएगी, आमद रुक जाएगी। इसकी मिसाल है, आप ये हमारे जो रिसर्च इंजन्स हैं, जैसे कि दराज.com है, जैसे कि पाक व्हील है, उनमें अगर आप कभी ज़्यादा फिल्टर लगा दें तो रिज़ल्ट कम आता है या ज़्यादा आता है? यकीनी बात है कम आता है। तो दिमाग के अंदर भी फिल्टर्स लगे। आपने अगर पहले सोचना शुरू कर लिया ना कि ये रेलिवेंट है, ये फ्लो कम हो जाएगा, थॉट्स का फ्लो कम हो जाएगा, रुक जाएगा। सो हर चीज़ जो भी आपके माइंड में आ रही है आप पेपर पे नोट डाउन करें, पहली बात। और दूसरी बात ये है कि शॉर्ट हैंड में लिखें। हर बंदे की अपनी शॉर्ट हैंड होती है। फॉर एग्जांपल वार एंड टेरर लिखनी है तो WOT लिखें, पाकिस्तान लिखना है तो PK लिखें। बिलीव मी, इससे अच्छा खासा आपका वक्त बच जाएगा। देन ब्रेनस्टॉर्मिंग के ना यूजुअली हमारे पास ना 3 मेथड्स हैं। एक को हम हेडिंग कहते हैं, एक को हम फ्री राइटिंग बोलते हैं, और एक को लूपिंग बोलते हैं। वैसे भी आपने आगे जाके भी हेडिंग्स बनानी होती हैं। मैं तीनों तरीके आपको बता देता हूँ, फिर जो आपको सूट करे आपने वो फॉलो करना है। पहला हेडिंग, सपोज मैं इधर सबसे पहले ना इधर इंट्रो की हेडिंग लिख दूंगा। जितनी भी इंट्रो रिलेटेड बातें होंगी इसके नीचे लिखूंगा। देन जितनी भी मेरी बातें होंगी ना इंट्रो रिलेटेड, सारी की सारी बातें को इसके नीचे लिखूंगा। दूसरा, मैं काजेस की सपोज करता हूँ हेडिंग इधर बना दूंगा शॉर्ट हैंड में। मेरी जितनी भी काजेस होंगी ना उन सारों को इसके नीचे मैं लिखना शुरू करूंगा। और ये एक तरीका होता है। दूसरा तरीका जो होता है ना, अक्सर आपने देखोगा कि हम ना ट्री सा बनाते हैं। क्या बनाते हैं? एक ना ट्री सा बनाते हैं। ये मीन के इधर हम एक ट्री सा बनाते हैं जिसको आप लूपिंग बोलते हैं। इधर इंट्रो की बातें इधर लिखेंगे, कंक्लूजन की बातें इधर लिखेंगे, काजेस की बातें इधर लिखेंगे। और कभी कभार ना फ्री राइटिंग करते हैं, जहाँ पे आपकी मर्जी आता है आप चीज़ों को लिखते जाते हैं। सो मेरा आपको एडवाइस ये है कि आप हेडिंग वाला सिलसिला अडॉप्ट करें, मेथड अडॉप्ट करें, क्योंकि आगे भी जाके आपने हेडिंग लिखनी होती है, टाइम बचेगा। अब आप समझें, ब्रेनस्टॉर्मिंग पे आपके 30 से 35 मिनट गुजर चुके होंगे। अब आप अपनी इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज करेंगे। हेयर शुड बी वेरी 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 क्रिटिकल। आप एक सबसे पहले सिलेक्शन में आप देखेंगे कि ये चीज़ रेलिवेंट है, ये चीज़ इररेलिवेंट है। 1% भी डाउट है तो निकाल देंगे। देन कैटेगोराइजेशन में ये हो सकता है कि काज कभी कंसीक्वेंस के नीचे आ जाए और कंसीक्वेंस कभी काज के नीचे आ सकता है। उसको अपनी रेलिवेंट जगह पे ले जाएं। उसके बाद प्लेसमेंट का क्या मतलब है? मेरे पास सपोज 10 काजेज है, मैं ये तो नहीं करूंगा कि जो काज मुझे पहले आई थी
मैं उसको लिखूंगा। हम कहते नहीं योर फर्स्ट इंप्रेशन इज योर लास्ट इंप्रेशन, ऐसा हरगिज नहीं करेंगे, बल्कि मैं उनको रैंक करूंगा नॉलेज की बुनियाद पे, रेलिवेंसी की बुनियाद पे और स्कोप की बुनियाद पे। स्कोप क्या है? मतलब मैं एजुकेशन पे लिख रहा हूँ, मेरे पास 3 कोटेशंस है, एक इलामा इकबाल की है, एक कायद आज़म की है, एक सर सैयद अहमद ख़ान की है। तो यकीनी बात है मैं जो प्रेफरेंस दूंगा ना सर सैयद अहमद ख़ान को दूंगा, कायद आज़म को नहीं दूंगा, क्योंकि इस पे एजुकेशन पे सर सैयद अहमद ख़ान का काम है। आपकी बुनियाद पे मैं रैंक करूंगा कि मैंने पहली बार, हम बोलते नहीं योर फर्स्ट इंप्रेशन इज योर लास्ट इंप्रेशन, पहली बात, दूसरी बात, जो सबसे अहम होंगी वो पहले आएंगी और जो सबसे कम अहम होंगी वो बाद में आएंगी। अब मेरे पास ना एक रफ सी आउटलाइन बन जाएगी। अब मैं इस पूरी कबूरी को उठाऊंगा और जो मेरी ओरिजिनल आउटलाइन वाली जगह है वहां पे मैं इसको लिख दूंगा। अब सवाल जहन में आता है कि क्यों ना सर आउटलाइन एंड पे बनाई जाए। क्यों? इस वजह से सर कोई अहम चीज़ याद ना आ जाए। तो अगर इतनी अहम होती तो पहले ही याद आ जाती, बड़े अहम नहीं थी तो याद नहीं आई है। ये कभी भी गलती ना करना, क्योंकि अगर एंड पे बनाएंगे तो बुनियादी तौर पे आपने अपने माइंड को थिंकिंग का प्रोसेस भी दिया हुआ है, सोचने का, लिखने का प्रोसेस भी दिया हुआ है, दोनों प्रोसेस हैं आप कर रहे हो। सो दोनों कंप्रोमाइज हो जाएंगे। आप देखें ना, जब जिस दिन आप घर से मेंटली डिस्टर्ब होते हैं तो आप जब लिखते हैं तो फ्लो होता है राइटिंग में, और जब आप दोनों काम करेंगे, आप ओवर राइटिंग भी करेंगे, आप लफ्जों को छोड़ेंगे भी सही, लफ्जों को ओवर राइटिंग भी करेंगे, लफ्जों की कटिंग भी करेंगे। ये श्योर शॉर्ट बात है। अब इसका हल क्या है? इसका हल ये है कि आउटलाइन पहले ही बनानी है। और दूसरी एक और भी गलती है, जगह कितनी छोड़ेंगे। सो बड़े आउटलाइन पहले ही बना लेनी है ताकि फिर आपका फोकस जो है ना वो लिखने पे हो। और याद रखें बड़े, किसी एक पॉइंट से ना कभी आपने फेल होना है ना कभी पास होना है। सो एक काम को पहले कंप्लीट करें, देन जाके दूसरा काम जो है ना आप उस पर फोकस करें। इस तरीके से ये आपका जो टाइम होगा ना वो 50 मिनट से लेके 55 मिनट हो जाएंगे। और मैं इवन ये कहूँगा कि अगर आप 1 घंटा भी लगा दें तो नो इशू एट ऑल। अब आती है राइटिंग स्टेज। इस पे 1 घंटा और 55 मिनट आपने लगाने हैं। ये एसओपी है। एग्जामिनर इस एसओपी की बुनियाद पे आपका पेपर चेक करता है। ये वो चीज़ें जो उसने देखनी है। सबसे पहली चीज़ जिसका आपने ख्याल करना है, ऑलवेज फॉलो द टॉपिक ऑफ योर एसे, कि आपसे जो चीज़ें पूछी गई हैं उन पे फोकस करो। ये ना हो कि आप उन चीज़ों पे फोकस करना शुरू कर लें जो आपसे नहीं पूछी गई हैं। 4 साल पहले एक टॉपिक आया था, हैज़ फॉरेन एड हेल्प टू अचीव द इकोनॉमिक स्टेबिलिटी इन पाकिस्तान। और बहुत से लोगों ने फॉरेन एड की जगह डेट लिखना शुरू कर लिया कि हमने इतना डेट वापस करना है, इतना फलां को करना है। तो आप कितना भी खूबसूरत लिख लेंगे ना तो आप फेल हो जाएंगे। आप चीज़ों को फ्रेम करें कि ये चीज़ पूछी गई है, जो चीज़ पूछी गई है उस पे आपका फोकस होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि इनफॉर्मल लैंग्वेज इज नॉट अलाउड एट ऑल। जैसे कि मैंने यहाँ पे 4 लिखा है, हम लिखे ना 4 पीपल हैज बीन एलोकेटेड। 4 मैथ वाला नहीं लिखेंगे, यहाँ पे इसको मैं सर्कल कर रहा हूँ, इसके बजाय आप वर्ड्स वाला 4 लिखेंगे। CSS के किसी भी पेपर में आप फर्स्ट पर्सन नहीं लिख सकते। आप ये नहीं लिख सकते कि आई थिंक हो, इससे तो ऐसे लगेगा ये आपकी सोच है, आपने तो ऐसे अपने आप को पेश करना है, ये आपकी सोच नहीं है, ये पूरी दुनिया की है, पूरी दुनिया ही ऐसे सोचती है। इसके बजाय लिखें, आई थिंक के बजाय लिखें इट कैन बी थॉट, इट इज अ फैक्ट। खास तौर पे जब आपका लैंग्वेज पे अबूर नहीं होता ना, आप जब भी कंपाउंड या कम्प्लेक्स सेंटेंस से लिखते हैं तो आपसे जुमलों की गलती हो जाती है। तो मेरी आपको एडवाइस ये, सिंपल सेंटेंस में लिखें। हमें सिविल सर्विस में कोई शेक्सपियर एंड विलियम वर्डवर्थ नहीं चाहिए। अगर होती तो 2-4 अंग्रेज़ों को बुला लेते। हमें वो लोग चाहिए जो फ्लॉलेस लिखें। बिलीव मी, अगर आप लिखते हैं कि अली इज माई स्टूडेंट, ही इज़ वेरी टैलेंटेड, ही इज़ वेरी रिलीजियस, अगर आप गलतियां नहीं करते तो आप पास हो जाते हैं।
16 पेज होते हैं यूजुअली। अगर हर पेज पे आपने 2-2, 3-3 गलतियां की तो यू वुड बी नोवेयर। 16 पेज में 13 पेज ऐसे होने चाहिए जिनमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए। आर्गुमेंटेटिव ऐसे ना, योर स्टांस वुड बी सो क्लियर, या यस या नो। और आर्गुमेंटेटिव ऐसे में ना कभी काजेज आती हैं, ना कभी इम्प्लीकेशंस आती हैं, ना कभी सॉल्यूशंस आते हैं। और अगर आप समझना चाहते हो आर्गुमेंटेटिव ऐसे और एक्सपोजिटरी ऐसे में फ़र्क क्या है, तो मेरा एक और बड़ा डिटेल लेक्चर इसी चैनल पे पड़ा हुआ है, आप उसको सुन लें। और मेरी एडवाइस ये कि आप पेपर देने से पहले, अभी आपके क्योंकि फाइनल पेपर नज़दीक है, एक दफ़ा ज़रूर उसको रिवाइज कर लें, सुन लें। देन ये जो 2500 लफ्ज़ या 3000 अल्फाज होता है ना, दैट इज़ द मैक्सिमम लिमिट। यू आर सपोज टू मीट द 1400। आपका फोकस क्वालिटी पे होना चाहिए, क्वांटिटी पे नहीं। मैं ऐसे भी लोगों को जानता हूं कि उन्होंने सिर्फ 800 या 900 अल्फाज लिखे हैं, दे स्कोर मोर देन 60 मार्क्स। अब CSS टॉपर के DMCs के देख लें, उनका स्कोर ऐसे में यूजुअली 40 होता है। 40 से ज़्यादा उनका स्कोर होता ही नहीं। देयर स्कोर इज यूजुअली 40, हमेशा उनका 40 नंबर होते हैं। देन वो बातें लिखें जो रेलिवेंट हैं, मसलन मैं चंद दिन पहले एक स्टूडेंट से ऐसे लिखा है हायर एजुकेशन पे, और उन्होंने लिखा है कि होली कुरान आल्सो सेज, ये एम्फसिस अबाउट हायर एजुकेशन, होली कुरान सेज इकरा। डू यू थिंक दैट दिस इज अबाउट द हायर एजुकेशन? दिस इज अबाउट द एजुकेशन। हमारा, आप और मेरा दोनों का अलमिया ये है, हम एक कोटेशन याद करते हैं ना, हम ज़बरदस्ती उसको लिखने की कोशिश करते हैं, इससे इंप्रेशन ख़राब होता है, इसके बगैर आप पास हो जाओगे। ख़ास तौर पे जब आप एंड पे पहुंचते हैं, आपके पास टाइम नहीं बचता। नेवर लीव द कंक्लूजन। कंक्लूजन को कभी भी आप नहीं छोड़ना। आपके एग्जामिनर ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि जो लोग यूजुअली फेल होते हैं, फेलियर की सबसे, ये आप अपनी पिछले साल की रिपोर्ट पढ़ सकते हैं, ये वेबसाइट पे बैठे पड़ी हुई है, हम यहाँ पे लिंक पे भी अपलोड करेंगे। उन्होंने कहा कि मेजॉरिटी लोग इस वजह से फेल होते हैं क्योंकि उनको कंक्लूजन लिखना नहीं आता। दूसरा, उन्होंने कहा कंक्लूजन के लिए टाइम ही नहीं बचता। अगर आपका, पहली बात यह है कि आपकी लिखने की इतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि आपका टाइम आपको मैनेज होना चाहिए। ये ना हो कि वहां पे पहली दफा लिखें तो आपके लिए मसले होंगे। प्रैक्टिस करें। फिर भी कभी आपका टाइम मैनेज नहीं हो रहा तो कंक्लूजन को नहीं छोड़ना। पीछे, कंक्लूजन के पीछे जो बॉडी पैराग्राफ आ रहे हैं, बेशक एक दो उनको छोड़ लो, बट नेवर लीव द कंक्लूजन। देन आपका एक्सप्रेशन जो है ना, मैंने कहा है वो फ्लॉलेस होना चाहिए, और कोशिश करनी है यू शुड बी एक्सप्रेसिव रादर देन इम्प्रेसिव। आपका हरगिज़ भाई ये काम नहीं है कि एग्जामिनर को इम्प्रेस करना। आप तो शायद मुझे ना इम्प्रेस कर सको। एक ऐसा शख्स जिन्हें पूरी जिंदगी अंग्रेजी में लगा दी, आप उसको इम्प्रेस कर लेंगे। इन चक्रों में ना पड़े। आपका काम यह है कि आपने अपना मैसेज कन्वे करना है, बाकी एग्जामिनर पे छोड़ दें। यू आर जस्ट सपोज टू कन्वे योर मैसेज, और बाकी सब कुछ एग्जामिनर पे छोड़ दें। प्रॉपर स्ट्रक्चर को फॉलो करो। आउटलाइन का स्ट्रक्चर है, इंट्रोडक्शन में जनरल स्टेटमेंट होती हैं, स्पेसिफिक स्टेटमेंट होती है, एडिशनल स्टेटमेंट होती है, थीसिस स्टेटमेंट होती है। बॉडी पैराग्राफ में टॉपिक सेंटेंस होते हैं, सपोर्टिंग सेंटेंस होते हैं, कोहेरेंस होती है, ऑर्गेनाइजेशन होती है, यूनिटी होती है, और कंक्लूडिंग सेंटेंस होता है। ट्रांजिशन पैराग्राफ होते हैं, और जो कंक्लूजन होता है वो भी समरी देता है, इंट्रोडक्शन भी समरी देता है। लेकिन इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन दोनों ने अगर समरी देनी है, दोनों को एक जैसा तरीका है, तो फिर एक चीज होनी चाहिए, दो तो होनी नहीं चाहिए। दे आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर इन टू थिंग्स। ये दो चीजों में एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। एक इनका स्टाइल, दूसरा इनका कंटेंट। स्टाइल और कंटेंट दोनों को एक दूसरे से मुख्तलिफ है। सो स्ट्रक्चर के लिए मेरा ऑलरेडी लेक्चर भी है, और मेरी किताब है विनिंग एसेज, वेरी फेमस बुक, शायद आप में से सारे उसको पढ़ रहे होंगे। वो ये इंग्लिश एसे के साथ पाकिस्तान अफेयर और करंट अफेयर में बहुत हेल्प आउट करती है। आप
ज़रूर उसको कंसल्ट करें। आप अपनी राइटिंग के अंदर यूज़ ऑफ डिस्कोर्स मार्कर लिखें, पंक्चुएशन लिखें, एडजेक्टिव लिखें, ये आपके एक्सप्रेशन को खूबसूरत बनाते हैं। वो कहते हैं ना फलां बहुत खूबसूरत लिखता है। खूबसूरत लिखने वाला कौन होता है? जिसकी राइटिंग के अंदर ये वेरिएशन हो। और विनिंग एसेस के अंदर पूरा एक चैप्टर है एक्सप्रेशन का। वैलिड आर्गूमेंट्स होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? वैलिड आर्गूमेंट्स होनी चाहिए। और रीजन है आपकी हैंड राइटिंग इस स्टेज पे नहीं चेंज हो सकती, लेकिन ये जरूर हो सकता है कि आप ओवर राइटिंग और कटिंग को मिनिमाइज करें। बिलीव मी, आप जितनी ओवर राइटिंग कटिंग करेंगे वो बुरा इंप्रेशन क्रिएट करती हैं और वो इस चीज को इंडिकेट करती हैं कि शायद आपकी लिखने की प्रैक्टिस नहीं है। अब खुदा न खास्ता आपसे ओवर राइटिंग कटिंग हो गई तो आप क्या करना है? मेरी अगेन आपको फिर एडवाइस है और बड़ी स्ट्रांग एडवाइस है कि उस वक्त तक ना लिखते रहना जब तक आपका पेपर आपसे छीना ना जाए। आप 10 मिनट पहले छोड़ दें, आप 20% अपनी गलतियां कम कर लेंगे। हम इस स्टेज को पोस्ट ड्राफ्टिंग स्टेज बोलते हैं और ये 2 पोर्शन पे बेस करती है। वन इज रिवीजन एंड द सेकंड वन इज एडिशन। अब मुझे भी पता है, आपको भी पता है कि पूरा ऐसे इस टाइम में नहीं रिवाइज होगा, 15 मिनट में, 10 मिनट में। हमने तो उन पोर्शन को रिवाइज करना है जो एग्जामिनर ने पढ़ने। आप क्या समझते हैं वो पूरा का पूरा ऐसे पढ़ेगा? नहीं, वो चंद पोर्शन को बहुत गहराई के साथ पढ़ेगा। पढ़ेगा क्या? आउटलाइन, इंट्रोडक्शन, पहले 2 बॉडी पैराग्राफ और कंक्लूजन। और देखेगा क्या? स्पेलिंग्स, पंक्चुएशन, ग्रामर, स्टैंड स्ट्रक्चर, सेंटेंस स्ट्रक्चर, टॉपिक सेंटेंस एंड कंक्लूडिंग सेंटेंस। अब आपने अगर गलती आइडेंटिफाई कर ली तो सबसे पहले है कि आपने उस गलती को ऐड कैसे करना है, ठीक कैसे करना है। बड़े सबसे पहली चीज है ऐड करना। क्या करना? ऐड करना। मतलब मैं एक चीज लिख रहा हूं और मुझसे एक चीज ना रह गई है। अगर मुझसे चीज रह गई है तो मैं उसको कैसे ऐड करूंगा? मैं जैसे कि यहां पे ना आपको मिसाल देता हूं। सपोज ये मैं यहां पे आपको एग्जांपल ये दूंगा कि हम यहां पे एक जुमला लिखते हैं कि पाकिस्तान इज कंट्री। अब यहां पे देखना आ रह गया है। क्या रह गया? यहां पे आ जो है ना वो रह गया है। अब मैं क्या करूंगा? ये जो मेरा आ रह गया है, अब मेरे पास जगह हो गई तो वेल एंड गुड। अगर मेरे पास जगह नहीं है ना, अगर मेरे पास जगह नहीं है तो हम एक निशान सा बनाते हैं। क्या बनाते हैं? एक ये निशान, ये वाला निशान बनाते हैं। ये वाला एरो नहीं बनाओगे यहां पे ना, इस जगह पे ये यहां पे रह गया ना, यहां पे ये वाला निशान बनाओगे, एरो नहीं बनाओगे। ठीक है? और ये निशान क्या है? ये उल्टी हुई, हम ना इसको लैम्डा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लैम्डा बोलते हैं। ये निशान आप बनाएंगे। अब जुल्फ़िकार अली भुट्टो के हैंड रिटन लेटर पढ़ें, आप इब्राहिम लिंकन के पढ़ें, ये बड़े पढ़े लिखे लोगों की निशानी है ये निशान। दूसरे नंबर पे आपका अगर एक लफ्ज गलत हो गया है, रीवर्ड है, मतलब मैं सपोज कर रहा था, मैं इधर लिख रहा था, सपोज करते हैं, मैं यहां पे दोबारा लिख देता हूं कि करप्शन इज एन important issue in पाकिस्तान। मैंने क्या लिखा कि करप्शन। अब यहां पे देखें ना बेटे, करप्शन के लिए इंपॉर्टेंट कैसे आ सकता है? इंपॉर्टेंट तो अच्छी चीज होती है। अब मैं क्या करूंगा? मैं उसी पेन के साथ इसको क्रॉस करूंगा। क्या करूंगा? और इसके ऊपर हाथ से मैं लिखूंगा कि करप्शन
इज अ सवियर इशू इन पाकिस्तान। क्या लिखूंगा कि करप्शन इज अ सवियर इशू इन पाकिस्तान। सिंपल इसको मैंने क्रॉस कर दिया, इसके ऊपर लिख दिया। हम इसको क्या बोलते हैं, रीवर्ड। बेटे कट भी क्या करते हैं कि जब हम कुछ लिखते हैं ना, हमसे गलती हो गई है, उस लफ्ज को काटना है, वो लफ्ज डबल हो गया है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं पता नहीं, हमारा जो पूरा गुस्सा होता है ना, हम उधर निकालते हैं। पता नहीं हम क्या क्या फूल बूटियां उस पर बनाते हैं। मसला हम यूजुअली मैंने देखा है कि हम ये ऐसे करते हैं ना, ये ऐसे करते हैं, ये पूरा गुस्सा इस पे निकालते हैं, ये ऐसे 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 ऐसे। ये नहीं करना। सिंपल एक लाइन खींचो, सिंपल एक लाइन खींचो, ये ऐसे करके, और इसके ऊपर वो दूसरा लफ्ज लिख लो। रीसेंटेंस अच्छी बात नहीं होती। ये देखो ना, टॉप पे मैंने रीसेंटेंस किया हुआ है। अगर खुदा ना खासा कभी हो गया तो पूरे को क्रॉस करो और इसके ऊपर लिख दो। लेकिन दिस इज नॉट अ गुड हैबिट। तो ये हो गई। अच्छा, बच्चे पूछते हैं सर फ्लूइड वाइटनर नॉट अलाउड, एग्जामिनर भी ले लेगा वापस। दूसरी बात है रिकमेंड भी नहीं है। इस वजह से रिकमेंडेड नहीं है कि ये फरवरी में यूजुअली पेपर होते हैं, द टेम्परेचर वुड बी लो। अगर आप उसको यूज करेंगे ना तो कम से कम आपको 5 मिनट वेट करना पड़ेगा तो वो खुश्क हो जाए। यू कैन नॉट वेट। वाइटनर अलाउड नहीं। अब बहुत से लोग कहते हैं सर इंक पेन और इंक रिमूवर। मैं इंक पेन कभी रिकमेंड नहीं करता। उसकी वजह यह है कि इंक पेन से आप लिखें ना, आपका पेपर अगर रख दें 10 दिन बाद आप उसको देखेंगे तो वो इंक पूरी की पूरी फेड हो चुकी होगी, कुछ भी नहीं होगा उसमें, फेड हो चुकी होगी। आपका पेपर तो पता नहीं किन किन अनहाइजेनिक कंडीशन से गुजर के एग्जामिनर तक जाते हैं और फिर वापस आते हैं। तो इस वजह से आई डू नॉट रिकमेंड, मैं रीसेंटेंस भी रिकमेंड नहीं करता। दिस इज ऑल अबाउट द टाइम मैनेजमेंट। फर्दर अगर इसके लिए आपने डिटेल्स पढ़नी है इस साल के, अगर आपने एक्सपेक्टेड एसेस पढ़ने हैं तो उसके लिए आप हमारी विनिंग एसेस किताब जो है उसको ज़रूर पढ़ें। यहाँ पे आपको नज़र आ रही है, आप उसको ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं, अच्छे बुक शॉप से भी मंगवा सकते हैं। इस साल के जितने भी एक्सपेक्टेड एसेस हैं विद रेलिवेंट डेटा फ्रॉम रिसर्च आर्टिकल्स फ्रॉम गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स मैंने ऐड कर दी है, और ये आपको बाकी पेपर में भी बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करेगी। इसी के साथ मैं आज आपसे इजाज़त लेता हूँ, और आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप हमारा ये नंबर नज़र आपके सामने आ रहा है, आप इस पर मैसेज भी कर सकते हैं, आप इस पर कॉल भी कर सकते हैं। मेरा फेसबुक का पेज है, आप उस पर भी क्वेश्चन कर सकते हैं, आप यहाँ पे भी क्वेश्चन कर सकते हैं, मैं ज़रूर आपको इसका जवाब दूंगा। इसी के साथ आज मैं आपसे इजाज़त लूँगा, और बहुत सी मेरी आपके लिए दुआएं भी हैं कि अल्लाह पाक आपको आपके मकासद में कामयाब करें। अगले लेक्चर में हम टाइप्स ऑफ ऐसे देखेंगे कि ऐसे की कौन सी टाइप्स हैं, आर्गुमेंटेटिव क्या होता है, एक्सपोजिटरी क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है। अगले लेक्चर में हम इन पे गुफ्तगू करेंगे।